ऑलराइट, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट। माईक चालू आहे हा चालू नाही नाही तुम्ही चेंगड करता माईक चालू नाही राहिला लक्ष द्या तिकडे काय ओके चलो शुरू करते हैं। आज हम यूनिट 3 चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये किसके बारे में है। एल्केमी ऑफ नेचर। एल्केमी ऑफ नेचर की क्या ट्रांसलेशन होती है मराठी में? ठीक है, तो जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसमें क्या क्या सुंदरता है, क्या खूबियां हैं, हमें क्या सिखाता है, उसके बारे में ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, ओके। तो आप देखेंगे कि अपने आसपास कितना कुछ होता है जिसे हम प्राकृतिक जादू मानते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य मानते हैं, प्राकृतिक खासियत मानते हैं। क्या आपने एक बीज उगाया, उससे पूरा एक पेड़ बन जाता है और फिर उसमें खूब सारे और बीज बन जाते हैं। ये प्रकृति का एक सौंदर्य है। फिर पेड़ पौधे जब सूख जाते हैं तो वो कैसे वापस प्रकृति में मिल जाते हैं, है ना। और कैक्टस थ्राइव इन द डेजर्ट रीजन। जो कैक्टस प्लांट होता है वो डेजर्ट में भी कैसे आराम से बिना पानी के इतने अच्छे से फलता फूलता है। ये कैक्टस है, तरह तरह के कैक्टस हैं। ठीक है, डेजर्ट। ठीक है, ओके। Their nature turns green in spring। जब स्प्रिंग का मौसम आता है तो चारों तरफ हरियाली हो जाती है। जो ठंड में पेड़ पौधे सूख जाते हैं, जैसे ही फरवरी मार्च का महीना आता है वापस हरियाली आ जाती है, बसंत आ जाता है। ये हो गया आपका वसंत मौसम। फल फूल पौधे हरियाली, जहाँ पे जो भी पेड़ पौधे फूल उगते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। तो बसंत मौसम बहुत ही, सर्दियों में सब कुछ सूख जाता है, बैरन लगता है, और जैसे ही स्प्रिंग आता है, जैसे ही वसंत आती है, वैसे वापस बहुत जो प्रकृति है बहुत सुंदर हो जाती है। कैटरपिलर टर्न्स इनटू अ बटरफ्लाई। ये भी एक कुदरत का करिश्मा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि शुरू में कैटरपिलर ऐसा होता है और फिर धीरे धीरे बदलता है और फिर उसमें से ऐसे एक तितली बन जाता है। तो ये प्रकृति की खूबसूरती तो है कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक पहुंचा। प्रकृति में वो ताकत है कि ये देखो, यहाँ से प्यूपा से शुरू होता है,
फिर ये ऐसा बनता है, फिर धीरे धीरे ऐसे तितली बनती है, कैटरपिलर टू अ बटरफ्लाई। ठीक है, यही प्रकृति का जादू है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, रोल ऑफ नेचर। नेचर हमारी जिंदगी में क्या क्या करता है, हमें हवा, खाना, पानी सब प्रदान करता है, और नेचर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है, और मौसम बदलते हैं, सारे मौसम एक जैसे नहीं रहते। मुश्किल समय के बाद अच्छा समय भी आता है, और अच्छे समय भी हमेशा के लिए नहीं रहता, है ना। ये कुछ व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम देम, ये कुछ जीव जंतु हैं प्रकृति में जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। एक बी क्या सिखाती है, मधुमक्खी वो हर फूल पे उस पे पौधों पे जाती है और उसका रस निकाल के शहद बनाती है। हम और आप शहद नहीं बना सकते, हम वो फूलों को और पौधों को अगर हम उबालेंगे, पीसेंगे, सूंघेंगे, हम उनसे शहद नहीं बना सकते, एक मधुमक्खी बना सकती है। तो किसी साधारण चीज से कुछ खास चीज बनाना एक बी की खासियत है, एक मधुमक्खी की खासियत है। और वो कैसे होता है, मेहनत से होता है, हार्ड वर्क। अ बी वर्क्स वेरी हार्ड। ईगल, ईगल से आप क्या सीखते हैं, ईगल से आप फोकस सीखते हैं। ये ईगल है, अब देखोगे आसमान में वो उड़ रही होगी, और वो बहुत बिल्कुल नीचे उसको एक कोई छोटा सा मछली या कोई पक्षी या कोई चूहा दिखेगा, और वो सीधा उड़ते हुए नीचे आके उसको पकड़ लेती है। तो ईगल से आप क्या सीखते हो, फोकस, ध्यान। क्रीपर, क्रीपर एक बेल को कहते हैं, जो खुद सीधा नहीं खड़ी हो सकती, तो वो क्या करती है, आसपास जो पेड़ होते हैं तने वाले, उनसे सहारा लेके वो ऊपर की तरफ चल देती है। ये देखो, ये क्रीपर है, ये ऊपर नहीं चढ़ पाती तो इसने दीवार का सहारा ले लिया, लेकिन वो बड़े बड़ी फल सब्जियां लगाने की भी ताकत रखती है। ये देखो, इनको कहते हैं क्रीपर्स। ठीक है, तो क्रीपर से हम क्या सीखते हैं कि हमें हमें लोगों की अगर मदद की जरूरत पड़े तो हमें मदद लेनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्रीपर से ये सीखते हैं। रिवर से क्या सीखते हैं, नदी से क्या सीखते हैं, कि हमें चलते रहना है, हमें अपना कर्म करते रहना है, हमें परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है किसी चीज से, अपने रास्ते में रुकावट नहीं लानी है, आगे चलते जाना है। रेनफॉल, रेनफॉल से क्या सीखते हैं, जब बारिश आती है तो पेड़ पौधे बिल्कुल हरे हो जाते हैं, है ना। ट्रीज एंड प्लांट्स बिकम वेरी, ऐसा लगता है जैसे सब धो दिया है किसी ने, साफ सुथरा सुंदर लगता है आफ्टर रेनफॉल, है ना। और पेड़ों में, फूलों में, पौधों में, पक्षियों में, जानवरों में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। हमारा भी मूड बहुत अच्छा हो जाता है ना जब बारिश होती है। तो रेनफॉल सबकी जिंदगी में खुशी लाती है, और सब पे बराबर गिरती है। ये नहीं कहती मैं इस पे ज्यादा बरसूंगी, इस पे कम बरसूंगी, है ना।
दिखा देती हूँ, अ डे आफ्टर रेन। तो बारिश के बाद कैसा लगता है? आफ्टर द रेन जंगल दिखाते हो आपको। ये देखो, जब बारिश हो के चुकी होती है तो सब कुछ ऐसे सुंदर धुला धुला चमकीला लगता है। ऐसा लगता है जैसे जो पूरा जंगल है वो पानी से नहा लिया। देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है, राइट? तो ठीक है, तो ये हमारा बारिश के बाद कैसा लगता है। सन, सूरज सब पे बराबर चमकता है, और सूरज पेड़ पौधे हम सबको जीवन देता है। अगर सूर्य ना हो, सूर्य देवता ना हो, तो चारों तरफ पेड़ पौधे मर जाएं, और पेड़ पौधे मर जाएं तो हमें ऑक्सीजन ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो हम भी जिंदा नहीं रह सकते। तो सूर्य सबको जीवन दान देते हैं और सब पे बराबर अपनी कृपा बरसाते हैं, सबको बराबर अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं। तो हम सब प्रकृति से ये सब सीख सकते हैं। चलो अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। The alchemy of nature. To see the world in a grain of sand and a heaven in a wild flower, hold if infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. वो कहते हैं कि हम एक कण में पूरा पूरा संसार देख सकते हैं, एक फूल में हम स्वर्ग देख सकते हैं। उनका बेसिकली कहने का मतलब है कि प्रकृति इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, और प्रकृति में जो एक एक चीज है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है, और हमें बहुत कुछ सिखाती है। We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. Nature soothes and nurtures. Nature fulfills and motivates. Nature whispers and commands. जब हम परेशान होते हैं या थके हुए होते हैं तो हम उसमें पार्क में जाके बैठ जाएं, या कहीं गार्डन में जाके बैठ जाएं, या कहीं सैर करने निकल जाएं, तो हमें उससे बहुत शांति और ताकत मिलती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति हमें शांति देती है, हमें प्रेरणा देती है, हमें ताकत देती है। ठीक है। When I do, it leaves me in complete awe. तो कहती है कि जब मैं प्रकृति में निकलती हूँ तो मुझे बहुत ही रिस्पेक्ट और वंडर होता है, मुझे अचंबा होता है, मुझे आश्चर्य होता है, और जो प्रकृति है उसके लिए बहुत इज्जत मेरे दिल में आती है। एक एग्जाम्पल देती है वो। We have a hibiscus plant in our garden. Every fortnight, a flower blooms on it, big, bright, tender. Through the day, it smiles with the sun and dances with the wind, but as the evening approaches, it starts wilting. Wilting माने मुरझाना। तो कहती है कि सारे दिन मेरा वो पौधा क्या है, सूर्य के साथ खिलता है और बहुत सुंदर, बड़ा और प्यारा लगता है। पूरे दिन वो फूल सुंदर लगता है और हवा के साथ नाचता है, झूमता है, और जैसे जैसे शाम होती है वो मुरझाना शुरू हो जाता है, और अगले दिन पूरी तरह वो मुरझा जाता है।
and by evening it falls and becomes one with the earth again. और शाम होते होते वो पत्ते सूख के वापस मिट्टी में मिल जाते हैं. The flower comes to life only for a day, and yet it does so in full splendor. कहते हैं वो सिर्फ एक दिन के लिए जीता है, लेकिन पूरी शान से जीता है, पूरा खुल के जीता है. तो कहते कैसा हो अगर हम भी उस हिबिस्कस फूल की तरह जिए. ये हिबिस्कस फ्लावर है जिसके बारे में ये बात कर रही है. अलग अलग तरह के कलर्स के होते हैं. ये आमतौर से इस रंग का पाया जाता है, पर ये दूसरे रंगों के भी हो सकते हैं. तो इस फूल की उम्र मात्र 1 या 2 दिन होती है, लेकिन ये बहुत ही ब्राइट, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लगता है. तो वो कहती है कैसा हो अगर हम भी इस फूल की तरह, चाहे जिंदगी छोटी हो या बड़ी हो, हम उसको पूरी तरह जिए. इस पूरे चैप्टर में वो हमें बताएंगे कि हम प्रकृति से क्या क्या सीख सकते हैं. तो पहला सीख ये है कि अगर हम हिबिस्कस फूल की तरह अपनी जिंदगी भी पूरी तरह जिए तो कितना अच्छा हो. है ना. फिर वो कहती हैं we went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside, carved, sculpted and shaped by the water. Water is so gentle, rocks so hard, and yet as the water flows over it every day for years, the rock gives in. It takes the shape that the water commands. Our problems are so colossal and we are so small, yet if we persist. तो वो कहती हैं कि पानी इतना निर्मल होता है, पत्थर इतना कठोर होता है, स्ट्रॉन्ग, हार्ड, राइट. कहते लेकिन क्योंकि पानी उस पत्थर पे लगता रहता है, लगता रहता है, लगता रहता है, धीरे धीरे वो पानी पत्थर को अपनी शेप में डाल देता है. तो कहते हैं हमारी भी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, हम बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर हम लगे रहें, अगर हम लगे रहें, लगे रहो मुन्ना भाई, है ना. अगर हम कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें, तो हम बड़ी समस्याओं का भी सामना कर सकते हैं. है ना. फिर वो कहती है we see small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. It left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening. कहती कहीं पे पक्का फर्श हो रखा है, पक्की सड़क बनी हुई है, लेकिन वहां से थोड़ी सी सड़क टूटी या पेवमेंट टूटी और वहां से घास उगनी शुरू हो जाती है. इसका मतलब कुछ भी जिंदगी में इम्पॉसिबल नहीं है. हमें लगता है अरे ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो ऐसा नहीं है. नथिंग इज इम्पॉसिबल. ठीक है. ये बात कर रही हैं इसके बारे में. देखो ये पक्का फर्श है,
यहाँ थोड़ा सा ये टूटा और इसमें से घास उगने लगी। ये देखो, थोड़ा सा पेवमेंट क्रैक हुआ और उसमें से घास उगने लगी। ये थोड़ा सा क्रैक हुआ और इसके नीचे से घास उगने लगी। तो कहते हैं इस घास से हम सीख सकते हैं, चारों तरफ देखो बिल्कुल पक्का है, यहाँ कुछ नहीं उग सकता, लेकिन थोड़ी सी भी घास को जगह मिली तो वहां पे वो उगना शुरू हो गई। ये देखो, एक छोटी सी निर्मल सी घास, जहां इसको जगह मिली ये उगना शुरू कर देती है। ये देखो, ये पक्की सड़क है लेकिन ये थोड़ी सी क्रैक हुई और वहां पे घास उगनी शुरू हो गई। ठीक है, तो कहती है हम भी तो बहुत मुसीबतें हो, बहुत परेशानियां हो, लेकिन थोड़ा सा भी कुछ अगर हमारे पास हम अच्छा करने की, सोचने की क्षमता रखते हैं, वो हम करते रहें। ये सब हमें कहाँ से सीखने को मिलता है? प्रकृति से। We saw a tree bare of all leaves in the cold winter months. We thought its chapter was over, but 3 months passed and the spring set in and the tree was back to its majestic green majesty once again, full of leaves, flowers, birds and life. कहते एक समय ऐसा आता है जब पेड़ पे एक भी पत्ता नहीं रहता और हमें लगता है ये पेड़ तो गया, ये तो खत्म हो गया, इसकी जिंदगी समाप्त हो गई। लेकिन 3 महीने बाद ही, जैसे ही बसंत आती है, वो वापस हरा भरा हो जाता है, फूल पत्तों से भर जाता है और उसपे पक्षी बैठना शुरू हो जाते हैं, फूल आने शुरू हो जाते हैं, फल आना शुरू हो जाता है और वो वापस जिंदा, सिर्फ जिंदा नहीं होता, वो एक आलीशान जिंदगी जीता है, आलीशान फॉर्म में आ जाता है, मैजेस्टिक फॉर्म में आ जाता है। और उससे हम क्या सीखते हैं? However difficult things are right now, it will not remain so forever. Remember, this too shall pass. तो कहते हैं हमें यही सीखने को मिलता है कि समस्या कितनी भी बड़ी हो, समय कितना भी कठिन हो, लेकिन वो बीत जाएगा, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, समस्याएं खत्म होंगी। ठीक है, तेही निघून जाए। We saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant's size. The ants organized themselves around the fly, lifted it on frail feelers, and carried it to quite a distance. Their teamwork and perseverance was impressive. तो छोटी छोटी चींटियां एक इतनी बड़ी मक्खी को उठा के ले जा रही हैं जो उनसे 10 गुना बड़ी है। तो अपने छोटे छोटे फीलर्स पे खूब सारी ये चींटियां इकट्ठी होके उसको दूर तक खींच के ले जा रही हैं। और कैसे ले जा पाई? क्योंकि वो एक टीम में काम कर रहे थे, वो मिल के काम कर रहे थे। तो कहते हैं अगर हम भी उन चींटियों की तरह कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड रहे तो हम भी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं चींटियों से हमें ये सीखने को मिलता है। Spider webs are delicate yet very strong. A rainbow colors the sky. Oysters take in a grain of sand, they open up with a pearl. Innumerable stars cross the infinite sky. Clouds take new shapes with every passing moment. The wind makes trees dance with unhindered passion. Water, without hint of ego, changes its form to the dictates of the sun and the wind. कहते हैं कि मकड़ी का जाला देखने से लगता है बहुत ही डेलिकेट है, लेकिन वो इतना स्ट्रांग होता है, उसमें मकड़ी
लटकती है, झूलती है, मक्खियां फंस जाती हैं, फिर भी वो टूटता नहीं है। जो रेनबो होता है वो पूरी दुनिया में, पूरे स्काई में, पूरे आसमान में बहुत सुंदर लगता है। ऑयस्टर्स, ऑयस्टर्स मैं आपको दिखाती हूँ। ऑयस्टर अपने अंदर एक कण लेके जाता है धरती का, और उसको क्या बना देता है? उसको बना देता है मोती। अभी दिखाती हूँ आपको ऑयस्टर कैसा लगता है। देखो ये ऑयस्टर है। जब आप इसको खोलते हैं तो इसके अंदर से ऐसे मोती निकलता है। ये देखो इसके अंदर कितने सारे मोती हैं। तो एक छोटा सा कीड़ा है ये, एक कण को लेके ये मोती बनाने की क्षमता रखता है। देखो इसको कहते हैं ऑयस्टर। इसको ऐसे खोलते हैं अंदर से तो इसके अंदर से मोती निकलता है। ठीक है, जो मोती हम लोग पहनते हैं ऐसा ऑयस्टर लगता है, और जब इसको खोलते हैं तो इसके अंदर ऐसे मोती निकलता है। एक हो सकता है, ज्यादा हो सकते हैं, वो उस ऑयस्टर पे डिपेंड करता है। तो वो ये कह रहे हैं कि एक छोटे से मिट्टी के कण को मोती बना देना, छोटा सा डेलिकेट सा मकड़ी का जाला लगता है, लेकिन उसमें वो कितना ताकतवर होता है। तो हमारे अंदर भी, हम भी प्रकृति का हिस्सा हैं, हमारे अंदर भी बहुत कुछ खूबियां हैं, और हमें ये सब प्रकृति से सीखना चाहिए। When we turn a caterpillar in, we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit. We experience the alchemy of nature. We touch ourselves, we touch it and become gold ourselves. कहते जब हम ये प्रकृति की जादू देखते हैं तो हम खुद भी, वो एक कहानी थी ना जिसमें एक राजा के बस वो खूबी थी, उसको आशीर्वाद मिला था कि वो जिस चीज को भी छूता था वो चीज सोने की हो जाती थी। तो वो ये कहते हैं कि प्रकृति में वो ताकत है कि जो भी प्रकृति के साथ रहेगा, प्रकृति को समझेगा, देखेगा, वो खुद भी सोना बनने की क्षमता रखता है। सोना मतलब सुंदर, गहरा, समझदार, अमूल्य। यहाँ पे गोल्ड से मतलब सोना, सोना जो हम पहनते हैं उससे नहीं है। गोल्ड से मतलब है समथिंग वैल्यूएबल, समथिंग स्पेशल, राइट, समथिंग यूनिक। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। Go through the text again and complete the web that highlights various features of the flower of the hibiscus plant. One is done for you.
ठीक है, तो क्या सीखते हैं हम हिबिस्कस प्लांट से कि वो हर 15 दिन में खिलता है, और क्या खूबी है उसमें? 15 दिन में खिलता है, बड़ा है, सुंदर है, नरम है, सूरज को देख के मुस्कुराता है, सूरज की तरफ मुंह करके इट शाइन्स, इट ब्लूम्स, राइट, डांसेस विद द विंड, हवा के साथ डांस करता है। जैसे हवा चलती तो आपने देखा फूल कैसे लहराते हैं हवा में। विल्ट्स बाय इवनिंग, शाम तक मुरझा जाता है, अगले दिन वो बिखर जाता है, सूखने के बाद वो वापस मिट्टी में मिल जाता है। तो ये सब हिबिस्कस फ्लावर के फीचर्स हैं। इन सारी चीजों के बारे में वो उन्होंने पैराग्राफ में समझाया है। ठीक है, ये सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे लाइंस ऐड करके। ठीक है, ओके। The writer explains the contrasting features of water and rock in the text. तो एक पैराग्राफ में वो बताती है कि पानी और पत्थर में क्या क्या फर्क है, वो सब हमें इस टेबल में लिखना है। ठीक है, पानी के लिए क्या कहते हैं? जेंटल है ना, और रोज बहता है, बहता रहता है, परसिस्टेंट, रुकता नहीं है, हार नहीं मानता, ये नहीं कहता आज मेरा मन नहीं है, सतत है ना। और क्या है? पेशेंट है, हार नहीं मानता, लगा रहता है, लगे रहो मुन्ना भाई। और पत्थर क्या है? पत्थर कठोर है, कठोर है ना पत्थर, लेकिन धीरे धीरे इट गिव्स इन स्लोली। जब उस पे पानी रगड़ा खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, तो वो पत्थर भी उसके जो कोने होते हैं वो राउंड होने लगते हैं। ये आप देखेंगे बहते पानी में, जहां पहाड़ों पे आप देखेंगे इस तरह के आपको नोकीले पत्थर मिलेंगे, लेकिन अगर आप पानी में जाएंगे तो पानी में आप देखेंगे पत्थर ज्यादातर इस तरह से आपको गोल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके जो नोकीले कोने थे वो पानी लग लग के वो राउंड हो गए हैं। तो एक दिन में तो वो हुआ नहीं होगा, है ना। ज्यादातर पत्थर क्या होते हैं? नोकीले होते हैं। पहाड़ों पे आप देखो बहुत नोकीले पत्थर आपको मिलेंगे, लेकिन जो पत्थर पानी में मिलेंगे आपको वो हमेशा गोल मिलेंगे इस तरह से, उनमें नोकीले कोने नहीं होते हैं या कम होते हैं, क्योंकि पानी लग लग के वो स्मूथ हो गए हैं। देखो आप कैसे चमक रहे हैं और कैसे ऊपर की तह कैसे स्मूथ हो गई है। ये देखो आप कैसे ऊपर से उबड़ खाबड़ है ना, और ये देखो ऊपर से कैसे स्मूथ हो गए हैं और इसके नोकीले कोने नरम हो गए हैं। नरम से मेरा मतलब है स्मूथ हो गए हैं, है ना, चुभने वाले कोने नहीं है। पत्थर है फिर भी सख्त है, लेकिन नोकीले कोने खत्म हो गए हैं और ऊपर से स्मूथ हो गया है, रफनेस खत्म हो गई है ऊपर से। तो ये सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं और धीरे धीरे
takes the water's shape. आखिर में पत्थर पानी की दी हुई शेप ले लेता है, जो उसकी अपनी प्रकृति थी रफ और नोकीला होने की, वो धीरे धीरे वो खोकर पानी के साथ वो स्मूथ और राउंड हो जाता है ना। रॉक becomes smooth and round instead of pointed and rough. तो पहले क्या होता है, पॉइंटेड एंड रफ, और पानी लग लग के पानी लग लग के पानी लग लग के क्या हो जाता है, स्मूथ और राउंड। ठीक है। इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करो तो ये कहता है आई एम पॉसिबल। डू यू अग्री? Cite some examples from the text that you have seen or experienced from someone else. तो कहते हैं I am possible का मतलब है, impossible का मतलब है मैं पॉसिबल हूं। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा वाक्य लिखना है जो आपने देखा हो या सुना हो। आप किताब से भी लिख सकते हैं, जैसे उन्होंने वो घास का उदाहरण दिया जो पथरीले जमीन में या पेवमेंट में भी उगने की हिम्मत रखती है। या आपने कुछ जिंदगी में ऐसा देखा हो, कोई बहुत मुसीबत से गुजर रहा है और उसने फाइट करके वो उससे बाहर निकला। ठीक है, तो ये आपको इस तरह का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है। आप घास का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप पेड़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो सर्दियों में सूख जाता है और जैसे ही बसंत आती है वापस हरा हो जाता है। आप पत्थर का उदाहरण दे सकते हैं कि पत्थर सख्त होने के बाद भी पानी के साथ रह के धीरे धीरे अपना आकार बदल लेता है। ठीक है, इस चैप्टर का यही मतलब है, यही हमें सिखाने की कोशिश करी गई है, यही हम सबको जिंदगी में सीखना चाहिए प्रकृति से। Find synonyms from the text for the following words and phrases. इन शब्दों के लिए हमें ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर और रिस्पेक्ट, ये है ऑ। अगर आप देखेंगे स्टोरी में शुरू में ऑ, ठीक है, इसका आंसर है ये। तो आपका होमवर्क होने वाला है क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 7। 1, 2, 3, 4, 7 आपका होमवर्क होगा। ठीक है। टू स्पीक अथॉरिटेटिवली, अथॉरिटी से बात करना, कमांड, इसने कमांड, कमांड, ठीक है। अथॉरिटी से बात करना मतलब कमांड। टू पियर थ्रू,
टू peer through. peer through माने झांकना. to peep. कौन peer through कर रहा था यहाँ पे? घास के लिए उन्होंने बोला था जो peer through कर रही थी, मतलब छोटी सी भी गुंजाइश देख के to peer through. मतलब to peep. ये रे peeping. peer through means peeping. peeping माने झांकना. कहाँ से झांकना? क्रैक में से झांकना, कहीं खिड़की से झांकना. पीप मीन्स झांकना. यहाँ पे किस झांकने की बात हो रही है? जो पास पेवमेंट में से के बीच में से उग गई. ठीक है. तो टू peer through means to peep. large and impressively beautiful माने majestic. अभी हमने majestic कहाँ देखा था? majesty. majesty माने महिमा. ठीक है. easily broken or damaged, जो आसानी से टूट जाए या खराब हो जाए. delicate. यहाँ पे delicate ना, कुछ चीजें होती है ना बहुत डेलिकेट होती है, हमें बहुत ध्यान से उनको इस्तेमाल करना पड़ता है. नाजुक. ठीक है. तो इसका आंसर हो गया डेलिकेट. ओके. ये आप पैराग्राफ लिख सकते हैं. एक कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, कि जब बहुत सारे लोग मिलके कुछ काम करते हैं तो वो उस काम को बिगाड़ देते हैं. लेकिन आपको इसके विपरीत एक लिखना है कि जब लोग मिल के काम करते हैं तो किसी भी काम को सक्सेसफुली किया जा सकता है. इसके लिए आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं कि टीम के साथ काम करना कितना जरूरी है, और सब साथ मिलके जब काम करते हैं तो जितनी बड़ी टीम होती है उतने आप ताकतवर होते हैं. तो इसमें आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? आपने अभी एंट्स के बारे में पढ़ा, चींटियां कैसे साथ मिलके काम करती हैं तो अपने से 10 गुना भारी मक्खी को भी उठा पाती हैं. तो वो साथ काम कर रही हैं टीम में, तभी तो वो कर पा रही हैं. तो आप उसका उदाहरण देते हुए यू कैन राइट योर रिस्पॉन्स फॉर दिस. ठीक है. जैसे कहीं अर्थक्वेक आ जाता है या कहीं बाढ़ आ जाती है तो लोग जब मिल के काम करते हैं तो आप कितनी जानें बचा सकते हैं. आप जानवरों को बचा सकते हैं, इंसानों को बचा सकते हैं, माल हानि बचा सकते हैं, है ना. तो टीम वर्क के बहुत फायदे हैं. ओशन से रिलेटेड वर्ड्स आपको जितने पता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं. फिशरमैन्स, फिश, फिशेस,
salty, fisherman, net, boat, tide, coral, sand, horizon, waves, tide, जो भी आपको शब्द ओशन से रिलेटेड आपको पता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये बहुत सुंदर टेबल है। ये कहते हैं कि आप यहाँ पे लिखिए कि अलग अलग प्रकृति की क्या खासियत है और वो हमें क्या सिखाती है। ये बहुत ही सुंदर टेबल है, ये आपको जरूर करनी चाहिए। ये आपको जिंदगी में भी बहुत कुछ समझाएगा और चैप्टर समझने में भी, इस पार्ट को समझने में भी आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इसमें कुछ मैंने कुछ किए हैं, आप अपने भी कर सकते हैं, आप मेरे भी देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा इसको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। जैसे पानी है, पानी की खासियत क्या है कि वो अपनी पेशेंस से एक पत्थर को भी का भी आकार बदलने की क्षमता रखता है। और उस वो हमें क्या सिखाता है? टीचर्स परसिस्टेंस, कि हार मत मानो। ठीक है, हमें सिखाता है कि रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है। रेनबो, रेनबो क्या सिखाता है, उसकी खासियत क्या है कि पूरा जो स्काई है, पूरा जो आसमान है उसको रंगीन बनाता है। और हमें क्या सिखाता है? It teaches us hope and joy. ठीक है, कैटरपिलर, आपने देखा कैटरपिलर कैसे एक तितली में कन्वर्ट हो जाता है, एक तितली बन जाता है। और हमें क्या सिखाता है कि हम अपने आप को बदलने की क्षमता रखते हैं। हम आज जैसे भी हैं, हम उससे बहुत बेहतर, समझदार, सेहतमंद, मेहनती और हर तरीके से बेहतर इंसान बन सकते हैं अगर हम हार ना माने। ग्रास, घास से हमने क्या सीखा कि जो चारों तरफ पक्का है, पेवमेंट है, लेकिन उसमें से भी थोड़ी सी भी गुंजाइश दिखी वहां पे उसने उगना शुरू कर दिया। तो हमें सीखने को मिलता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कुछ ना कुछ हमें, कोई ना कोई छोटा सा कहीं से कोई संकेत जरूर आएगा, कोई रास्ता जरूर दिखेगा और हमें वो रास्ता ले लेना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। ट्रीज, ट्रीज क्या करते हैं? पतझड़ आता है, सावन आती है, बसंत आती है, बहार आती है, पेड़ सूखते हैं, पत्ते झड़ते हैं, ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर नए पत्ते आते हैं, फिर हरियाली आती है, फिर पेड़ पे पक्षी बैठना शुरू करते हैं, फूल आना शुरू होते हैं, फल आना शुरू होता है। तो पेड़ किस में विश्वास रखता है? रिन्यूअल में, कि समय बदलेगा। सब सारे 12 मास समान नहीं होते। ठीक है, एंड्स साथ काम करती हैं टीम में, छोटी हैं, नाजुक हैं, कमजोर हैं, लेकिन क्योंकि वो टीम में काम करती हैं वो ताकतवर बन जाती हैं और मुश्किल से मुश्किल काम कर पाती हैं। क्लाउड्स हमें क्या सिखाते हैं? वो अपने आकार बदलते रहते हैं, हमें सिखाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमें भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमें भी, हमारे में भी लचक होनी चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा सख्त रहेंगे तो हम टूट जाएंगे। आपने देखा ना, कोई पेड़ बहुत टाइट होता है, आंधी आती है वो टूट जाता है, और जिस पेड़ में लचक होती है वो आंधी को भी सह जाता है।
ठीक है। विंड हमें आजादी सिखाता है, फूल हमें ये सिखाते हैं कि जितनी भी जिंदगी है पूरी तरह हंसी खुशी से जियो। फूल बहुत ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते, है ना, वो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन जब तक फूल है वो ब्राइट, they are bright, they are beautiful, they dance with the wind। तो वो सबकी जिंदगी में महक, खुशबू और रंग लाते हैं। ऑयस्टर्स मैंने आपको दिखाया, वो धूल मिट्टी कण से एक मोती बनाने की क्षमता रखते हैं। मतलब हमें अपने परेशानी से हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम लगे रहेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे तो हम उस, अगर हमारे साथ कोई कुछ दुख दर्द हम सह रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ सुंदर निकल के जरूर आएगा। ठीक है बेटा, तो क्लास के बाद ये रिसोर्स आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। इसमें आप देखेंगे आपका जो शुरू के वार्मिंग अप क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स मैंने डाले हुए हैं। जो आपके मार्जिन में क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे कि ये जो मार्जिन में क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पे, है ना, इनके भी आंसर मैंने इसमें डाले हुए हैं। और फिर आपका जो हमने अभी क्वेश्चंस डिस्कस किए इंग्लिश वर्कशॉप के, उसके आंसर भी मैंने इसमें डाले हुए हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है कि इसकी जो शब्दावली है, इसमें जो भी नए शब्द इस्तेमाल हुए हैं मैंने उनका हिंदी में अर्थ, मराठी में अर्थ और उसका एक सेंटेंस भी आपको दिया है ताकि आप ये शब्द सीख सके और अपने आंसर्स में इन्हें इस्तेमाल कर सके। ठीक है बेटा, ये सारे नए शब्दों का के अर्थ हैं। और इसके एंड में मैंने इसका एक समरी दिया है। पूरा जो चैप्टर है उसका सारांश मैंने आपको दिया है। इसे पढ़ के आप समझ सकते हैं कि पूरे पाठ में क्या है। ठीक है बेटा, क्लास के बाद ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसे पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए जरूर इस्तेमाल करना बेटा। ओके, ऑलराइट बच्चों, ठीक, समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया आज क्लास में? थम्स अप करो, जिसको नहीं समझ में आया थम्स डाउन करो। वेरी गुड, घर जाके कोशिश करोगे बेटा, प्रैक्टिस करोगे जरूर। जिस दिन पढ़ा है, हाँ मैडम, बहुत अच्छी बात है, जिस दिन पढ़ा है उसी दिन घर जाके रिवाइज जरूर करो बेटा, आपको याद रहेगा। ठीक है, और लिख के पढ़ना, आंसर्स लिखना अपनी कॉपी में। ऑल राइट बेटा, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय मैडम, बाय बेटे। बाय।